आपने बहुत ब्रीफली फेस ट्रांसप्लांट्स को मेंशन किया था। अब तक मैंने कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जाना आपके ही थ्रू कि चेहरे में कुछ कुछ चीज़ों को आप बदल सकते हो। आई एम अज्यूमिंग कि फेस ट्रांसप्लांट्स भी ट्रॉमा की वजह से होते हैं, यानी कि अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया ऐसे कुछ सिचुएशंस में, तब पूरा फेस ट्रांसप्लांट होता है लोगों का। राइट। तो फेस ट्रांसप्लांट अगेन ऐसी सिचुएशन में कंसीडर किया जाता है जहाँ पे आप कुछ और नहीं कर सकते हैं। नॉर्मली जैसे रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी में या माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी में आमतौर पे फेस की जो भी सर्जरी, कैंसर सर्जरीज होती है, आप गाल का कुछ हिस्सा कैंसर की वजह से निकालते हैं, जॉ का कुछ हिस्सा निकालते हैं, उसको रिकन्स्ट्रक्ट किया जाता है सिमिलर टिश्यूज़ से, आइदर थाई से, पैर से, हड्डी का कुछ हिस्सा लेके आप जॉ बना सकते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ द थ्रस्ट और एफर्ट जो है वो उसी पे होता है कि सेल्फ टिश्यूज़ से आपको बॉडी को रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए और कॉस्मेसिस को भी उसी तरह से रिस्टोर किया जाए। लेकिन कुछ इंजरीज ऐसे होते हैं जहाँ पे ये सब पॉसिबल नहीं है, या कई बार मल्टीपल सर्जरीज़ के बाद भी आप वो रिज़ल्ट अचीव नहीं कर पाते हैं या वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं दे पाते हैं। पेशेंट का खाना पीना अफेक्टेड होता है या फेस की डिफॉर्मिटी की वजह से, जैसे ये सबसे कॉमनली होता है एसिड अटैक विक्टिम्स में। एसिड अटैक की वजह से जिनका चेहरा बुरी तरह से जल गया है, क्योंकि नॉर्मली जो एक बार स्किन जल गई या स्कार हो गई तो वो स्कार्स परमानेंट रहते हैं। उनको अगर आप सुधार ना सको तो वो एक सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी बन जाता है। वो उनकी पूरी लाइफ को अफेक्ट करता है, उनकी फैमिली लाइफ को अफेक्ट करता है, पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करता है, कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करता है, उनको जॉब्स नहीं मिल पाते हैं, कई सारे फैक्टर्स होते हैं। एवरीथिंग, इवन इन देयर डे टू डे लाइफ में ऐसे भी पेशेंट से मिल चुका हो जिनसे बच्चे दूर भागते हैं या उनको भूत कह के चिढ़ाते हैं। सो इट कैन हैव एन इम्पैक्ट ऑन एवरीथिंग। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए जहाँ पे आप स्टैंडर्ड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी से फेस को रिस्टोर ना कर सको, ऐसे पेशेंट्स के लिए फेस ट्रांसप्लांट कंसिडर किया जाता है। तो फेस ट्रांसप्लांट में जैसे बाकी ऑर्गन डोनेशन में कोई अपने ऑर्गन्स डोनेट करता है, वैसे वो अपना फेस डोनेट करता है और उस डोनर का फेस हम रेसिपिएंट के फेस को रिप्लेस करने में यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ ब्रॉडली फेस ट्रांसप्लांट, जिसमें एक आदमी का चेहरा निकाल के दूसरे आदमी का चेहरा बनाया जाता है ताकि वो एक नॉर्मल या रिस्पेक्टेबल ज़िंदगी जी पाए। बट अगेन लाइक एनी अदर ट्रांसप्लांट, इसके बाद भी उनको लाइफ लॉन्ग इम्यूनोसप्रेशन पे रहना पड़ता है। तो ये एक क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारने का डेस्परेट मेजर है जो कि आज तक सिर्फ वेस्ट में हुआ है। इंडिया में इसकी कोशिश जारी है कई जगह पे, लेकिन आज तक इंडिया में कोई फेस ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी इंसान ने एक दूसरे इंसान के चेहरे पर एसिड फेंका है, ये शायद वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड है। यस, आई कांट इमेजिन कि वो इंसान ने जिसने एसिड फेंका हुआ वो कितना बैड कर्मा को अक्यूमुलेट कर रहा है। ये इतनी बुरी चीज़ है। मेरे ख्याल से हमारे देश के एसिड अटैक विक्टिम्स ने मिलकर एक मूवमेंट स्टार्ट करी है, इट्स कॉल्ड स्टॉप सेल एसिड, कि लीगली एसिड बिकता क्यों है केमिस्ट की शॉप में, दैट शुड बी स्टॉप्ड। क्योंकि हमारे देश में एसिड अटैक्स प्रेवलेंट हैं। आप मुंबई में बेस्ड हो, यस, मुंबई में भी आपको दिखते हैं एसिड अटैक्स बहुत सारे। अभी ऑफ कोर्स ड्यू टू द रेगुलेशंस जो लूज एसिड या स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन वाला एसिड जो है दैट इज़ नॉट फ्रीली अवेलेबल जी। तो द इंसिडेंस जो है एसिड अटैक्स का कम हुआ है पहले से, बट स्टिल प्रीवियस सफ़रर्स काफ़ी सारे हैं जो अभी तक रिहैबिलिटेट नहीं हो पाए हैं। और ये एक कोशिश है उन तक पहुंचने की, और ये एक ऑप्शन है उनके लिए कि उनको किस तरीके से रिहैबिलिटेट किया जाए या उनको किस तरीके से सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में दोबारा लाया जाए, क्योंकि दे आर लिविंग अ सिक्लूडेड लाइफ जिसकी क्वालिटी बहुत सिग्निफिकेंटली कॉम्प्रोमाइज्ड है। शायद इस पूरे सिचुएशन को देखने का एक पॉजिटिव नज़रिया यही हो सकता है कि अब फेस ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। yes. एक और एंगल ये हो सकता है कि आई एम श्योर इन द फ्यूचर ऑफ सर्जरी कुछ चेंजेस होंगे, जैसे कि मेरे ख्याल से स्टेम सेल्स की वजह से शायद कुछ चेंजेस पॉसिबल हो फ्यूचर में। आप कुछ कहना चाहोगे एज अ डॉक्टर? तो जिन सिचुएशन में ये सब पॉसिबल है, तो
जब ये कोशिशें ऑलरेडी हो चुकी है, या जब हम जानते हैं कि ये कोशिशें कम पड़ेगी, या ये उस विक्टिम को पूरी तरह से रिहैबिलिटेट नहीं कर पाएंगी, तो ही फिर हम फेस ट्रांसप्लांट के बारे में सोचते हैं. सो दैट इज़ एक्चुअली द लास्ट मेजर. कोई भी ट्रांसप्लांट जो है ये कभी भी फर्स्ट चॉइस नहीं होता है, क्योंकि ट्रांसप्लांट की कॉम्प्लेक्सिटी अलग है, ट्रांसप्लांट की चैलेंजेस अलग है. और ऐसी सिचुएशन में जब आपको एक मेजर सर्जरी करनी पड़े या लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट, केयर, इम्यूनोसप्रेशन लेना पड़े, तो ये हमेशा एक लास्ट ऑप्शन होता है जब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है. तो डेफिनेटली कोई भी रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी हो या फैट ट्रांसफ़र हो या स्टेम सेल्स हो, इनकी कोशिश डेफिनेटली जहाँ पे अप्रोप्रिएट है वहाँ पे होनी चाहिए या वहाँ पे की जाती है. और जब वो उसकी लिमिटेशंस रियलाइज़ करते हैं तो ही फिर हम फेस ट्रांसप्लांट के बारे में सोचते हैं. बेसिकली ट्रांसप्लांट में 2 चीज़ों की मुश्किलें होती है. पहले तो सर्जरी शायद बहुत मुश्किल होती होगी, यस. एंड सेकंड इज लैक ऑफ ऑर्गन डोनर्स. यस. मैं आपसे पूछना चाहूँगा लैब मेड ऑर्गन्स के बारे में, क्योंकि मेरे ख्याल से 3D प्रिंटिंग का भी एक रोल रहता है आजकल. यस. सो 3D प्रिंटिंग जो है वो उसका एप्लीकेशन अलग है, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल ये बनाता है, स्ट्रक्चर बनाता है. हाँ, बट 3D प्रिंटिंग इज़ टिपिकली, जैसे आपको कोई सर्जरी, मॉक सर्जरी कोई प्लान करनी है, तो जैसे अभी जॉ रिकन्स्ट्रक्शन है, तो हमको एक साइड का जॉ अगर निकालना है या वो जॉ बनाना है, तो एक CT स्कैन के डेटा से हम दूसरी साइड की जॉ को मिरर करके हम एक मॉडल बना सकते हैं, ताकि हमको आइडिया मिले कि हमको किस साइज़ का बोन चाहिए, उसके कट्स किस तरीके से होने चाहिए. उन सब चीज़ों में 3D प्रिंटिंग का रोल है. वो भी सिलिकॉन से ही बनता है. क्या मॉडल? रॉ मटेरियल, वो 3D प्रिंटिंग का 3D प्रिंटिंग का रॉ मटेरियल अलग होता है, दैट इज़ लाइक अ फाइबर और सम मटेरियल. जी. बट वो एक मॉडल होता है दैट इज़ फॉर सर्जिकल प्लानिंग, या वो सर्जरी को एग्जीक्यूट करने में हेल्प होती है. या ट्यूमर सर्जरीज में, टिपिकली लॉन्ग बोन ट्यूमर्स में जब सर्जरीज होती है, तो वो बोन लेंथ प्लान करने के लिए या उन सब चीज़ों के लिए 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल होता है. जो ये है, जैसे अभी फेस ट्रांसप्लांट में समझो डोनर का फेस लिया जाता है, तो एक सीवियर बॉडी की डिफॉर्मिटी हो रही है, तो वो बॉडी को जब हैंडओवर करते हैं तो उसको एक 3D प्रिंटेड मास्क लगाया जाता है, तो उसमें वो रोल है. लेकिन पेशेंट के लिए वो मास्क इस्तेमाल नहीं कर सकते. फॉर द पेशेंट यू नीड अ फेस, बट जिनका फेस हम ले रहे हैं उस डोनर के लिए हम 3D प्रिंटेड मास्क लगवाते हैं. क्या बायोटेक्नोलॉजी वहाँ तक पहुँच रही है जहाँ आप एक्चुअली लैब में ऑर्गन्स बना सकते हो? यस. तो उसके लिए रिसर्च एक्चुअली जारी है अभी, कि वो कोशिश कर रहे हैं कि कान को लैब में बनाया जाए, या कान के स्ट्रक्चर्स को. तो उसमें अलग अलग स्टेम सेल्स का इस्तेमाल होता है, जिनको डायरेक्ट किया जाता है अलग तरीके का टिश्यू फॉर्म करने के लिए, या उनको अलग अलग शेप या स्कैफोल्डिंग्स में वो सेल्स इंजेक्ट किए जाते हैं ताकि वो उस तरीके का शेप ले. वाह. तो ईयर रिकन्स्ट्रक्शन में वो कोशिश जारी है कि वो अभी आर्टिफिशियल कान बनाने की कोशिश हो रही है. सिमिलरली हाथ में जो टेंडन्स होते हैं या बोन्स होते हैं, उनको भी आर्टिफिशियली बनाने की कोशिश की जा रही है. लेकिन वो क्लिनिकल प्रैक्टिस में या एक्चुअल प्रैक्टिस में आने के लिए अभी काफ़ी टाइम है, या वो फंक्शन किस तरीके से करेगा, या वो लॉन्ग टर्म में कैसे ड्यूरेबल होगा, उसके अभी तक आउटकम्स आना बाकी है. तो देयर इज स्टिल अ वेरी लॉन्ग वे टू गो. आई एम जस्ट थिंकिंग एज एन इंजीनियर हो. बेसिकली आपका कान कार्टिलेज से बना हुआ है, नाक भी कार्टिलेज से बना हुआ है, चेहरे पर हड्डियाँ होती है, Yes. वो बोन टिश्यू है, फिर ब्लड वेसल्स का टिश्यू है, फिर स्किन टिश्यू है और नर्वस टिश्यू है. Yes. रफली स्पीकिंग दिस इज व्हाट Yes. consists, or this is what a face consists of. तो शायद जब स्टेम सेल टेक्नोलॉजी वहाँ तक पहुँचे जहाँ इंडिविजुअली ये सारे टिश्यूज लैब में बने, तब इंडिविजुअली प्रोड्यूस करो और सबको एंड में कंपाइल करके एक फेस बना दो. शायद यही थिंकिंग होगी. Yes. बट कैसे फेस इज़ अ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑल टुगेदर. इतने जो हमारे एक्सप्रेशंस है, इतने हमारे इमोशंस है, एक्सप्रेशंस है, दे आर कमिंग बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी जो है, मसल्स की एक्टिविटी है, सेंसेशंस है, टच है, उस वजह से आ रहे हैं. तो उन सबको रेप्लिकेट करना आर्टिफिशियली इज़ एक्सट्रीमली चैलेंजिंग. जी जी जी. तो दैट इज़ द रीज़न, और दैट कुड बी द ड्रॉबैक, कि ये एक्चुअल प्रैक्टिस में आने में उतना समय लगेगा, या मे बी नॉट इन आवर लाइफ टाइम्स, क्योंकि इतने सारे मल्टीपल स्ट्रक्चर्स है. जब बाकी के ऑर्गन्स होते हैं
तो ट्रांसप्लांट्स में भी एक डिफ्रेंसिएशन होता है सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स. तो लिवर और किडनी जो है दे आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ टिश्यू, तो दे आर सॉलिड ऑर्गन्स. बट हैंड है, फेस है, ये मल्टीपल अलग अलग स्ट्रक्चर्स से बने हैं, तो दे आर क्लासिफाइड एज VCAs, तो वैस्कुलराइज्ड कॉम्पोजिट एलो ट्रांसप्लांटेशन. तो मतलब क्योंकि इनमें अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स है, स्किन है, टेंडन है, मसल है, बोन है, ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है, इतने सारे अलग अलग स्ट्रक्चर्स है. सो दे आर कॉम्पोजिट टिश्यूज़. तो इनका क्लासिफिकेशन ही अलग है क्योंकि ये सिर्फ सर्वाइव होना ज़रूरी नहीं है, ये फंक्शन करना भी ज़रूरी है. हाथ का सिर्फ बच के फ़ायदा नहीं है, अगर वो काम नहीं करेगा तो उसका यूज़ नहीं है. फेस, अगर ब्लड सप्लाई है तो फेस अलाइव है, लेकिन अगर मसल्स काम नहीं करेंगे तो एक्सप्रेशंस नहीं आएंगे, तो इट विल बी लाइक अ मास्क. तो इमोशंस एक्सप्रेस करने के लिए या एक्सप्रेसिवनेस आने के लिए द मसल्स हैव टू वर्क, तो नर्व हैज़ टू रिकवर. जी. तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स इनटू इट जिसकी वजह से वो रिकवरी में समय लगता है. दैट इज़ द होल चैलेंज.